हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एग्ज़ाम में या फिर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल या फिर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उन दोनों से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम लोगों के पास मार्क में आता ही आता है। चलो पढ़ते हैं हेनरी फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल हु प्रेजेंटेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल वॉज अ फ्रेंच इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। वो एक फ्रेंच इंजीनियर था और एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। ही प्रेजेंटेड दिस प्रिंसिपल इन द बुक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। उसने ये सारे प्रिंसिपल एक बुक में प्रेजेंट किए जिस बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। वो बुक उसने लिखी थी 1916 में। फेयोल ने एक जो एडमिनिस्ट्रेटिंग काम होता है, जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड कर दिया था। उसने बोला एडमिनिस्ट्रेशन काम को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक टेक्निकल एक्टिविटी, एक कमर्शियल एक्टिविटी, एक फिनेंशियल एक्टिविटी, एक सेफ्टी एक्टिविटी, एक अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ और एक मैनेजमेंट एक्टिविटी। टेक्निकल एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? मशीनरी रिलेटेड जितना भी काम है, प्रोडक्शन रिलेटेड जितना भी काम है वो टेक्निकल एक्टिविटी में आएगा। कमर्शियल एक्टिविटी में क्या आएगा? परचेज, सेल, किस तरह से अपन लोगों को अपना बोलते हैं ना मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। कमर्शियल मतलब जहाँ पे एक्चुअल में बिजनेस करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब कहाँ से कैपिटल लाना है, उस कैपिटल को कहाँ यूज़ करना है, कितना पैसा अपन को इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा अपन को री इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें अपन लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखेंगे। उसके बाद सेफ्टी एक्टिविटी में अपन ये देखेंगे कि क्या अपने जो गुड्स है वो सेफ़ है, क्या अपने जो एम्प्लॉयज़ है वो सेफ़ है, क्या अपनी जो एसेट्स है वो सेफ़ है, वो सारी सेफ्टी एक्टिविटी में आएगा। अकाउंटिंग एक्टिविटी मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें, फिर सारा एनालिसिस कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, वो सारी चीज़ें इसमें आएगा। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा काम तुम्हारा मैनेजमेंट एक्टिविटी में आएगा। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को हम लोगों ने 6 पार्ट में तोड़ दिया। इंपॉर्टेंट है, वापस रिवाइज कर लो। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट। ठीक है। The principle developed by Henry Fayol was totally new. He believed that to become successful manager in any industrial unit, only knowledge is not essential, but it requires to be aware with the suitable functioning method of the respective unit or format. ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अगर कभी सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बोलते हैं ना काम नहीं करेगी। आप लोगों को उस इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है, वो इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, वो सिर्फ चीज़ें पता होनी चाहिए। Henry Fayol, based on his experience and knowledge, presented 14 important principles of management. Henry Fayol ने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को उसने बताया है। ये 14 के 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटिंग द सेड प्रिंसिपल, Henry Fayol said that they are only directive principles. Success of this principle depend on the sharp sense of management. ऐसा बोल रहे ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है। इसका ये प्रिंसिपल कितने सक्सेसफुल होंगे वो डिपेंड करता है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो उसको कितनी अच्छी तरह से अप्लाई कर रहा है। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं एक एक प्रिंसिपल के। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं काम इस तरह से डिवाइड करो कि जो सुपीरियर है ना वो है ना सिर्फ वो काम करे जो जिसमें वो स्पेशलाइज है। डिवीजन ऑफ वर्क हमेशा स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे होना चाहिए, मतलब जिसको जो काम जितना अच्छे से आता है उसको वही काम अलोकेट कीजिए। इन मैनेजमेंट मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। मोर ओवर डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज manager. Specialization is also possible through division of work. Division of work should be done at manager and factory level to take benefits of principle of specialization. समझ आया? स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आपका काम को डिवाइड करना चाहिए। काम को डिवाइड करना मतलब जो बंदे को जो काम सबसे अच्छे से आता है उसको वो काम अलोकेट कीजिए। मोर ओवर मैनेजर के ऊपर जितना कम प्रेशर आए उतना अच्छा है, क्योंकि मैनेजर को क्या करना है, उसको सारा डिसीजन लेने, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो एम्प्लॉय को दे दीजिए ताकि मैनेजर अपना मेन फंक्शन पे फोकस कर सके। सेकंड पे आते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही कॉइन के दो साइड है। अगर आपके हाथ में पावर है तो आपके हाथ में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
अगर आपके पास पावर है पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत इनकम्प्लीट है। अगर किसी पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके सामने आप उसको उतनी अथॉरिटी भी दीजिए ताकि वो अपने डिसीजन ले पाए। अगर उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं होगी तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा। किसी भी बंदे को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर असाइन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि भाई उसकी कितनी नॉलेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आर्ट ऑफ लीडरशिप है, कितना मैच्योर है, कितना उस बंदे में एंथुजियाज्म है और किस तरह से वो अपना एम अचीव करने के लिए उत्साहित है। इस तरह से आपको अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलोकेट करना चाहिए। आगे आते हैं डिसिप्लिन। Optimum use of equipment and consistency of activities are very much necessary for industrial discipline. Discipline creates certain kind of harmonious environment. Industrial discipline is explained by certain kinds of rules and code of conduct. As a result, governance take place in unit. When employees are more, then control become easy through discipline and code of conduct. Employees' interest in job increases. Manager even can take work easily. Supervisions, clear and appropriate contract between workers and owner and appropriate implementation of punishment at each level important for discipline. ऐसा बोल रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट तभी होगा जब डिसिप्लिन में काम किया जाए। डिसिप्लिन में काम करवाने के लिए बहुत सारे रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट्स लगाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं ना, मैनेजर के लिए भी मैनेज करना ईजी हो जाता है, मोर ओवर एम्प्लॉयज़ के लिए भी काम करना ईजी होता है। उनको पता होता है कि उनको क्या काम करना है, उनको क्या काम नहीं करना है। तो ये इस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिसिप्लिन का ये लगा के आप क्या कर सकते हैं, उनसे मैक्सिमम काम निकलवा सकते हैं। आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड पे। एक बंदे को एक ही बंदा ऑर्डर दे, मतलब अगर एक बंदे को एक से ज़्यादा बंदा ऑर्डर दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर एक बंदे को एक से ज़्यादा बंदा ऑर्डर या बोलते ना इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। Employee cannot follow order from more than one superior. Hence, this principle shows that employee should get order from only one superior for any job or activity. It means that employee should be responsible to only one superior for a particular job or department. एक पर्टिकुलर काम के लिए वो एक ही सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं उसको 10 लोगों को जाके रिपोर्ट करना पड़े। आगे, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कन्फ्यूजन नेवर अराइजेज अमंग एम्प्लॉयज टू इन रिगार्ड्स ऑफ ऑर्डर। ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि हमको किससे ऑर्डर लेना है और हमको किसको रिपोर्ट करना है। मोर ओवर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है और तुम्हारा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता आपस में कि किस तरह से काम करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Planning is an outline for future. It is done through job division and specialization. If deviation are found during planning, the direction guidance is provided. This direction should be given by superior authority. By doing so, this coordination of all tasks and effort can be done easily. According to this principle, there should be only one superior employee group, and this group should be doing job for only one purpose. देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है ना कि तुम्हारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब तुम लोगों को कम्युनिकेशन जो मिल रहा है ना वो एक ही डायरेक्शन में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्शन जो तुमको मिल रहा है ना वो अलग अलग वे में मिल रहा है। प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग में कुछ अगर दिक्कत आती है तो आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं। ये जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं ना वो आप लोगों को एक ही पर्टिकुलर ग्रुप से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हर जन आके आपको डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन देने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए और जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आपके एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है और जो एक कंपनी का इंटरेस्ट है वो दोनों एक दूसरे से मैच करें। एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है कि उसको ज़्यादा वेजेस मिले, एक कंपनी का इंटरेस्ट है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। हो सकता है इस वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आए। अब अपन को इस तरह से काम करना है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन हो, दोनों अपने इंटरेस्ट को क्या रखें, साथ में रख के चले और अपना कंपनी को प्रमोट करें। ठीक है, ये रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, ये अपन अच्छे से पढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी सूटेबल, आइडल, पेमेंट ऑफ वेजेस मेक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मतलब जो हम लोग उनको सैलरी देते हैं, जो उन्होंने सर्विस दी है उसके अगेंस्ट में। रेम्यूनरेशन एक एम्प्लॉय का परफेक्ट होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनको कम मिल रहा है। एक बिकॉज ऑफ बोलते हैं ना सैलरी, एक ओनर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना रहता है। ऑल एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क विथ सेम एफिशिएंसी इन द
हर एम्प्लॉय परफेक्ट सेम एफिशिएंसी वर्क नहीं कर रहा. जो बंदा ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा वेजेस दीजिए, जो कम कर रहा है उसको कम कीजिए. मोर ओवर आप लोग दूसरों को मोटिवेट कीजिए कि वो लोग और अच्छे से काम करें बाय गिविंग बोनस, प्रॉफिट शेयर, कमीशन, ताकि वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो काम करने के लिए. Centralization. There must be clarity that to which extent centralization or decentralization to be done to make successful management infrastructure. If the powers are not delegated, it is centralization. अपन को ये डिसाइड करना है कि हमको सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है या डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी पावर टॉप लेवल के पास होती है. डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को नीचे वाले लेवल पे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, अलोकेट कर दिया जाता है. अब आप लोगों को कितने एक्सटेंट तक सेंट्रलाइजेशन रखना है और कितने एक्सटेंट तक डिसेंट्रलाइजेशन रखना है वो आपको देखना है. ठीक है, चलो आगे. स्केलर चेन. Scalar chain. This principle emphasis on creating chain from top level to bottom level. Chain of power from higher administration office to bottom. Employees should not be broken. Power and responsibility should be vested as per the level. Employees working in a unit should be aware of who is responsible to whom. As a result, scalar chain occur which move from top to bottom and bottom to top. देखो A है, A के अंडर B है, B के अंडर C है, C के अंडर D है. ये तुम्हारा यहाँ पे E है, A के अंदर B और E दो है, E के अंदर F है, F के अंदर G है. अगर D को कोई काम करना है, कोई परमिशन लेनी है तो उसको C से लेनी पड़ेगी, C को B से लेनी पड़ेगी, B को A से लेनी पड़ेगी. सेम G को कोई काम करना है तो F से लेनी पड़ेगी, F को कोई काम करना है तो E से लेनी पड़ेगी, E को कोई काम करना है तो A से लेनी पड़ेगी. ये दोनों बंदे सेम लेवल पे, और ये इसको बोलते हैं स्केलर चेन. स्केलर चेन मतलब सबको पता होना चाहिए कि कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है और वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है. मोर ओवर जैसे ये हायर लेवल है तो इसके पास ज़्यादा पावर होगी, ये लोअर लेवल है तो इसके पास कम पावर होगी. मोर ओवर ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है. यहाँ पे सारा ऑपरेशनल काम होगा और ऊपर क्या होता है, सारा का सारा एग्जीक्यूटिव काम, मतलब सारा डिसीजन रिलेटेड काम होता है. तो स्केलर चेन मेंटेन होनी चाहिए. कोई भी हालत में ऐसा नहीं हो डायरेक्टली डी ए को जाके रिपोर्ट करे. हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि ये स्केलर चेन तोड़ दे, बट नॉर्मली स्केलर चेन फॉलो करना कंपल्सरी होता है. 10. Order. This principle emphasizes on two parameters, raw material arrangement and social arrangement. ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर देने वाला. ऑर्डर मतलब बोलते हैं ना चीज़ों को सही से रखना, अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना. यहाँ पे दो चीज़ों की ऑर्डर की बात की गई है, एक रॉ मटेरियल की और एक सोशल अरेंजमेंट की. हर पार्ट प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए. लाइकवाइज अपने जो एम्प्लॉयज़ है वो भी सही प्लेस पे होनी चाहिए जहाँ पे वो लोग डिजर्व करते हैं. अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉय इन सूटेबल प्लेस. इस तरह से अपन को अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो बंदा जो प्लेस पे डिजर्व करता है वो उसी प्लेस पे हो. इक्वालिटी. 11th है इक्वालिटी. Equality मतलब employees are the part of managerial system. Since the employees are human being, practical approach should be adopted to handle them. Superiors should behave appropriately and uniformly while taking work from them. Effort should be made to establish equality in a unit by informal way instead of legal or traditional way. Behavior of employees based on faithfulness, attitude, uniformity and justice. ऐसा बोल रहा है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए. इक्वालिटी नहीं होगी ना तो वो लोग बोलते हैं ना फेथफुली काम नहीं करेंगे. मोर ओवर एक ह्यूमन को हैंडल करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच हैंडल करना चाहिए. आप लोगों को इक्वालिटी से हर एम्प्लॉय को ट्रीट करना चाहिए. आते हैं 12th पे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर. Permanent and stable employees are the asset of any business unit. An employee can develop himself by remaining to one unit and contributing in achievement of goal of a business unit. As the employee remains for a long time in any unit, his knowledge of the system result into productivity and also decrease labor turnover. There should be an arrangement for promotion training for permanent employees. ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परमानेंटली आपके साथ एसोसिएटेड रहे. जितने ज़्यादा टाइम तक एक बंदा एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहता है उतना ज़्यादा उसको उस कंपनी की नॉलेज होती है, उतना ज़्यादा उसको कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में पता चलता है. तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आपके जो ओल्ड एम्प्लॉय है उसको आप प्रॉपरली प्रमोशन दो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ताकि आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम हो और वो आपके परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए. आगे आते हैं इनिशिएटिव. As the quality of entrepreneurship is necessary for industrialists, in the same way there should be quality of initiative in employees. Industrialists should provide such atmosphere that initiatives are encouraged due to initiation strength of independent working in employees develop and increases the leadership quality.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा कोई नया आइडिया लेके आता है, कोई एम्प्लॉय नया आइडिया लेके आता है, तो मैनेजर को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं 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 भाई तू एम्प्लॉय, हम तेरा आइडिया अप्रिशिएट नहीं करेंगे, नहीं। हर मैनेजर को उसके एम्प्लॉय का आइडिया को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इनिशिएटिव लेने का मौका देना चाहिए। एस्पिरिट दे क्रॉप मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, उसको ये बताना चाहिए कि भाई हम एक है। मैनेजर और एम्प्लॉय को हार्मनी में रहना चाहिए, उन लोगों में आपस में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ हार्मनी, एस्पिरिट दे क्रॉप की वजह से आपके जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। Henry Fayol said that above list is not last list of management principle. Management can add, ऐसा बोला ये लास्ट लिस्ट नहीं है। मैनेजमेंट चाहे तो अपने हिसाब से इसके अंदर अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकता है। अलग अलग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं बेस्ड ऑन बिजनेसेस, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिचुएशन, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये जो लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट नहीं है, आप चाहे तो इसके अंदर अपने हिसाब से और प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं। आगे आते हैं, contribution of Peter F. Drucker in the field of management. Peter F. Drucker, as a well-known managerial leader, was also a famous writer, philosopher, and educator. There was a chance in global business environment due to globalization, change in the global business arrangement due to globalization. Need of development of new method of management was arising. Peter F. Drucker favored for more importance to human asset in a business unit. Peter F. Drucker important contribution was management by objective and principle of self-regulations. About management by objective, he said that there should be uniformity in the aims of employee and management for achievement of aim. Management by objective is too much effective for different business formatted units. Their contribution lies in human resource management, marketing management, stress management. Hence, Peter F. Drucker is called father of modern management. ये जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटर एफ ड्रकर को